हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए हमारा परिवेश की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 14 जिसका नाम है जल के गुण एवं जल प्रदूषण। इससे पहले हम जल और सिंचाई से रिलेटेड इससे पहला वाला पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जल के गुण क्या होते हैं और जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है और उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे। आपने देखा होगा यदि ज़मीन पर पानी गिर जाए तो वह एक जगह स्थिर रहने की बजाय आसपास फैल जाता है। पानी में बहने का गुण होता है। इस तरह के पदार्थों को तरल पदार्थ कहते हैं। पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। पानी जिस भी आकार के बर्तन में रखा जाता है यह उसका आकार ले लेता है। पानी एक द्रव है, यानी कि जो पदार्थ द्रव कौन से पदार्थ कहलाते हैं, जो हम कहीं पर फैलाएं तो वो अपना आकार आगे की तरफ बढ़ा लें। ऐसा नहीं कि ठोस की जगह कुर्सी हमने एक जगह रख दी तो वहीं रखी रहेगी, नहीं। अगर हम मिट्टी का तेल कहीं पर फैलाएंगे तो वो अपना स्थान बनाकर आगे बढ़ता रहेगा। तो द्रव क्या पदार्थ होते हैं, ना तो उनका आकार निश्चित होता है ना आयतन। वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी के आकार में ढल जाते हैं। हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार और किसी और चीज़ में रखेंगे तो उसी के आकार में हो जाते हैं। करके देखिए। अब ये कुछ इस पार्ट में मैं आपको पहले बता दूं, ये पार्ट थोड़ा प्रयोगात्मक पार्ट है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद प्रयोग करके देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो है सही या गलत। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पार्ट में इंटरेस्टिंग दे रखी हैं जो आपके घर में ही चीज़ें मिल जाती हैं, उनसे आप प्रयोग करके देखेंगे कि वो चीज़ें किस चीज़ के लिए लागू हैं। कटोरी एवं गिलास में पानी की समान मात्रा डालकर देखें। समान मात्रा मतलब बराबर बराबर मात्रा पानी की कटोरी और गिलास में डाल लीजिए। पानी का आकार कैसा हो जाता है, गिलास में गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में कटोरी के आकार का। पानी कटोरी एवं गिलास के आकार का हो जाता है। पानी जो जगह घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तरल पदार्थों को उनके आयतन द्वारा मापा जाता है। इसकी माप इकाई लीटर होती है। पदार्थ को किस में मापा जाता है, लीटर में। ऐसा नहीं कि दूध लेने गए तो हम 1 किलो दूध कहते हैं, पर वो गलत है। दूध कभी किलोग्राम में नहीं आता, दूध आता है किस में, लीटर में। यानी कि 1 लीटर दूध है, घी है, ये सारी चीज़ें हमेशा लीटर में। मतलब घी हालांकि ठोस में भी आ जाता है तो किलो में भी ले लेते हैं, पर अगर घी तरल रूप में है तो वो भी लीटर में ही नापा जाएगा। पानी में घुलनशीलता मतलब घुलना। गर्मियों में हम शरबत पीते हैं। शरबत चीनी को जल में घोलकर बनाया जाता है। क्या जल में सभी पदार्थ घुल जाते हैं? देखिए, जल में हम चीनी घोलते हैं तो वो घुल जाता है। आपने नमक भी कभी घोला होगा तो वो भी घुल जाएगा। पर क्या सभी चीज़ें जल में घुल जाती हैं? रेत जल में घुल जाता है? नहीं घुलते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। कांच के 4 गिलास लें, प्रत्येक को जल से आधा भरें। मैंने आपको बताया था ये पार्ट थोड़ा प्रयोगात्मक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। कांच के 4 गिलास लेंगे, प्रत्येक को जल से आधा भरेंगे। एक में नमक डालेंगे, एक में चीनी, एक में चौक पाउडर, जो स्कूल में चौक होती है उसका पाउडर बना के, और एक में रेत अलग अलग चम्मच से मिलाएंगे और देखेंगे। क्या देखेंगे? नमक और चीनी जल में घुल जाते हैं, चौक पाउडर और रेत जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं उन्हें नमक, चीनी आदि इन्हें कहते हैं विलेय पदार्थ। यानी कि जब हम किसी पदार्थ में कोई चीज़ डालते हैं और वो घुल जाता है तो जो घुलने वाला पदार्थ है उसे कहते हैं हम विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उसे कहते हैं विलायक। तो विलेय और विलायक पता चल गया। जिस चीज़ में घुल रहे हैं वो विलायक और जो चीज़ घुल रही है वो विलेय। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो नहीं घुलते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर चौक पाउडर और रेत घुला नहीं था तो उन्हें कहते हैं अविलेय पदार्थ। द्रव में किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है। यानी कि पानी में हमने चीनी मिलाई, शरबत बना, तो शरबत हो गया विलयन, पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखें, यहाँ पर प्रयोगात्मक चीज़ दे रखा है, इसे आप करेंगे। निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। पदार्थ का नाम दे रखा है, ये बताना है जल में विलेय है या जल में अविलेय है और कैसे पता चला। पता चलने का कारण वही, अगर पूरी तरह घुल जाएगा तो विलेय है, अगर नहीं घुलेगा तो अविलेय है। चीनी डाल के देखेंगे तो कि चीनी तो विलेय है, अभी हमें पता चला था। लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा, अविलेय है। फिटकरी ये आप डाल के देखेंगे। मोम आप डाल के देखेंगे। लोहे की छीलन आप डाल के देखेंगे, ये पानी में घुलता है या नहीं घुलता है। विलेय पदार्थ को शीघ्र घोलने के लिए द्रव को हिलाना पड़ता है। किसी विलेय पदार्थ को दाने के रूप में तथा पाउडर के रूप में लेने पर कौन शीघ्रता से घुलता है? देखिए, एक तो हमने लिया पाउडर के रूप में, एक लिया दाने के रूप में। यानी कि एक नमक पाउडर के रूप में आता है, चीनी दाने के रूप में आती है। दोनों को बराबर मात्रा में डालो और फिर घोल के देखो कौन सा जल्दी घुलेगा, जो पाउडर के रूप में होगा। आगे क्रियाकलाप है। 2 परख नलियाँ लें। शायद परख नलियाँ आपने नहीं देखी होंगी, कांच की बनी होती हैं।
प्रत्येक को जल से आधा भर दे। एक परखनली में आधा चम्मच दानेदार चीनी डालें, दूसरी परखनली में आधा चम्मच पिसी चीनी डालें, या मैं नमक कह दिया था। दोनों परखनलियों को हिलाएं। क्या होता है? पिसी हुई चीनी शीघ्रता से घुल जाती है। जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ इसमें दे रखी है। पाउडर के रूप में पदार्थ शीघ्रता से घुलते हैं। क्या जल के निश्चित आयतन में चीनी की कोई मात्रा विलेय है? क्रियाकलाप। एक परखनली को जल से आधा भरें, इसमें आधा चम्मच चीनी डालकर हिलाएं। चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएं। क्या होता है? एक निश्चित मात्रा के बाद चीनी का घुलना बंद हो जाता है। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने पानी लिया और उसमें हमने चीनी डाली, 1 चम्मच डाली वो घुल गई, 2 चम्मच डाली तो वो घुल गई, 3 चम्मच डाली वो भी घुल गई। पर एक ऐसा भी वक्त आएगा जब हम उसमें चीनी डालेंगे और वो घुलना बंद हो जाएगी। वो घुलेगी कब? अब परखनली गर्म करें, यानी कि जब हम उसे गर्म करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, क्या होता है? चीनी की और मात्रा घुल जाती है। विलायक के ताप में, विलायक किसे कहते हैं? जिसमें हम चीज़ को घोल रहे हैं। विलायक के ताप में वृद्धि का मतलब उसे गर्म करने से विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है। अगर कोई चीज़ नहीं घुल रही तो हम क्या करते हैं? उसमें गर्म कर देते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल में अविलेय हैं परंतु अन्य द्रवों में विलेय हैं। देख कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जल में विलेय नहीं होती, जैसे मोम और तारकोल। जैसे मोम ऊपर आया था, मैंने आपको बताया कि मोम क्या है? हमारा जल में अविलेय है, पर ये और किसी चीज़ में घुल जाता है। ऐसा थोड़ी है कि विलायक बस हम केवल चीज़ जल में ही घुलते हैं। मिट्टी का तेल भी द्रव है और पेट्रोल भी द्रव है, डीजल भी द्रव है, तो इन चीज़ें भी विलायक हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं पर और चीज़ों में घुल जाती हैं। जैसे यहीं पर दे रखा है, मोम और तारकोल जल में अविलेय, मतलब जल में नहीं घुलते, किंतु मिट्टी के तेल और पेट्रोल में ये घुल जाते हैं। अब ये करके देखिए, प्रयोग है आपके लिए। एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा पानी डालें, फिर उस पानी में तेल की कुछ बूंदें डालें, सरसों का तेल हो या मिट्टी का तेल हो, अब सरसों का तेल। अब उनको चम्मच की सहायता से मिलाने का प्रयास कीजिए। क्या होता है? ये आपने करके देखा भी होगा। आपने देखा होगा अत्यंत कोशिशों के बाद भी पानी और तेल आपस में नहीं मिले होंगे, या आप देख भी चुके होंगे इसे, पर आप अब पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान प्रकृति वाले पदार्थ समान प्रकृति वाले पदार्थों में ही घुलते हैं। पानी और तेल की प्रकृति विपरीत होती है, जिस कारण से पानी और तेल आपस में नहीं घुलते। पानी के गुण और तेल के गुण दोनों अलग अलग, हालांकि दोनों द्रव हैं, विलायक हैं, पर पानी के गुण अलग हैं, तेल के गुण अलग हैं, इसलिए वो आपस में नहीं घुलते। एक और प्रयोग है, ऐसे और करके देखिए। एक बड़ी कटोरी लें, थोड़ा पानी भरें, अब कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े, लोहे की कील पानी की सतह पर रखें। क्या देखते हैं आप? पत्थर के टुकड़े रखेंगे डूब जाएंगे, कील रखेंगे डूब जाएंगे। आपने देखा कि पत्थर के टुकड़े, कील पानी की सतह पर नहीं तैरते बल्कि डूब जाते हैं। जो वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं वे या तो पानी में तैरती हैं या डूब जाती हैं। या तो घुल गई तो घुल गई, नहीं घुली या तो नीचे डूब जाएगी या ऊपर रह जाएगी। जो पानी से हल्की होती हैं वो तैरती रहती हैं और जो पानी से भारी होती हैं वो डूब जाती हैं। तो यहाँ तक तो क्रियाकलाप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप घर पर करके देख सकते हैं। अब प्रदूषण के बारे में यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। जल प्रदूषण। जल में घुलनशीलता के गुण के कारण कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं जैसे साबुन, कूड़ा, कचरा आदि, जो पानी को दूषित करते हैं। दूषित मतलब गंदा करते हैं। इस प्रकार जल के दूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। इनके कारण पानी में सूक्ष्म जीव पनपते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कीटाणु पनपते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं। अपने आसपास देखो कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब गंदा पदार्थ, नदियों में छोड़ा जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक भी जल प्रदूषण का कारण होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि के कारण भी नदियों और तालाबों का जल प्रदूषित होता है। ये सारे कारण हैं। कारखानों से हम भी गलतियां कर रहे हैं, लोग गलतियां कर रहे हैं। इस जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में करते हैं। पता कीजिए आप, घर, विद्यालय, पड़ोस के लोग पानी कैसे एकत्रित करते हैं और कहाँ कहाँ वो गंदगी पानी में फैलाते हैं। जहाँ पानी रखा गया है उनका एकत्र करके वो जगह कैसी है। जिस बर्तन में पानी एकत्रित करते हैं क्या वे ढके होते हैं या नहीं। अपने घर में ही देख ली सबसे पहले तो ये बातें। यदि पानी का बर्तन नहीं ढका है तो उसमें पानी कैसा दिखता है। क्या आप ऐसे पानी को पीना पसंद करेंगे। इसके बाद गंदी जगह पर खुले बर्तन में रखा हुआ पानी हम पीना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे पानी में रोग फैलाने वाले कीटाणु होते हैं जो पानी को दूषित करते हैं। अगर हम अपने घर में कहीं खुला हुआ पानी रख दें तो ज़रूरी नहीं है वो पानी स्वच्छ है तो स्वच्छ ही रहे, क्योंकि बहुत से कीटाणु हवा में भी होते हैं जो कि पानी में मिल जाते हैं। ये कीटाणु नंगी आँख या हैंडलेस दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए विशेष उपकरण या यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ी करके देख सकते हैं। ऐसा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूषित पानी को पीने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं।
यानी गंदा पानी पीने से हमें बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या लक्षण है और कैसे बचाव करेंगे वो देखिए। पेचिस, पेचिस का मतलब होता है दस्त लगना। पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होते हैं। बचाव कैसे करेंगे? पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन, यानी कि हमेशा साफ पानी पियोगे, पेचिस कभी नहीं होगा। दूसरा टाइफाइड, जो कि बुखार होता है, तेज बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द इसके लक्षण हैं। और इससे बचाव स्वच्छ पानी का उपयोग करना, यानी कि बचाव केवल वही है, स्वच्छ पानी उपयोग करें। पीलिया, आँख, नाखून, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, यानी कि आपका खून बनना बंद हो जाएगा शरीर में, तो आपका पीला बनाता जाएगा। पेयजल हेतु स्वच्छ जल का उपयोग, यानी कि निवारण इसका वही है, स्वच्छ जल पिएं। हैजा, ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना, गर्मी में हो जाता है लोगों को ज़्यादातर ये। स्वच्छ जल का उपयोग करें। खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई करें। तो ये 4 बीमारियां हैं, इसके अलावा और भी बीमारियां होती हैं। हर बीमारी के पीछे जल तो एक मुख्य कारण है ही। हमें हमेशा स्वच्छ जल का ही उपयोग करना चाहिए, वरना हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती रहेंगी। इसके अतिरिक्त जल के एकत्र होने से भी अनेक बीमारियां फैलती हैं, जो निम्नवत हैं। ऐसा नहीं कि जल पिएंगे जब भी बीमारियां फैलेंगी। अगर कहीं जल इकट्ठा हो रहा है, गंदगी हो रही है, पानी से भरी हुई, तो भी बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी? मलेरिया, यह रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता, मच्छर के काटने से, पर मच्छर कब बनते हैं? पानी में। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा तो मलेरिया नहीं होगा। कौन से मच्छर से फैलता है ये? मादा एनाफ्लीज मच्छर। याद रखना है आपको, मादा मतलब पुरुष और औरत जो चीज़ें होती हैं, ऐसी मच्छर में होगा, नर पुरुष को कहते हैं और मादा को औरत। जो इस परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ बार बार बुखार आता है। इससे बचाव कैसे करेंगे? मलेरिया से बचना है, मच्छरों को पनपने से रोकें, यानी कि मच्छरों को पनपने ना दें, मतलब पानी को कहीं भरने ना दें। अपने घर तथा घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। मच्छरदानी का उपयोग करें। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकांश भाग को ढक सके, तो मच्छर ही नहीं काटे जब ढक जाएगा तो। इसका उपचार कैसे करेंगे? डॉक्टर की जांच कराई जाए। अगला है डेंगू, इसे पढ़ लेते चलिए। ये जो पीले रंग में दे रखा है इसे भी जाने। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। बहुत ही ज़रूरी बात है, आगे जाके जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तब ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाई आती है, कौन सी वृक्ष से आती है? सिनकोना वृक्ष से, उसका नाम कुनेन औषधि है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बीमारी है डेंगू, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने नाम इसका। डेंगू बुखार एडीज मच्छर से होता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यह मच्छर हमारे घर के आसपास साफ पानी में पैदा होता है। इसकी खास बात यह है डेंगू वाले मच्छर की, ये साफ पानी में पैदा होता है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। इससे बचाव के लिए वही काम करने हैं। अपने घर के आसपास पानी एकत्र ना होने दें, क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए पानी, साफ पानी में पैदा होते हैं। कूलर, पक्षियों एवं जानवरों के पानी पीने के बर्तन और फूलदान आदि का पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके पुनः भरें। पूरी बाह वाले कपड़े पहनने चाहिए जिस शरीर का अधिक से अधिक भाग ढका रहे। मच्छरदानी का प्रयोग, यानी कि बचाव वही है, पानी जमा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें। उपचार क्या है? रोगी को दर्द एवं बुखार कम करने के लिए कोई भी दवा स्वयं नहीं लेनी चाहिए। यह दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, डॉक्टर की सलाह से ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो है चिकनगुनिया भी है, वो भी मच्छरों से होता है। यह रोग चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये भी एडीज मच्छर यानी कि डेंगू वाले मच्छर से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। इसमें रोगी को जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, शरीर पर चकत्ते आदि लक्षण भी हो सकते हैं। इसके बाद है बचाव, क्या करेंगे? इससे वही बचाव है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें। समय समय पर कीटनाशक मतलब मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव करें। डॉक्टर की सलाह लें। पानी पीने के सही तरीके पर निशान लगाएं। चर्चा कीजिए सही तरीका कौन सा है इनमें से पानी पीने का। पानी इसके अंदर हाथ डालकर पी रहे हैं या किसी चीज़ से लेकर पी रहे हैं। देखिए ये वाला तरीका हमें सही लग रहा है। ये सीधे इसी से पलट रहे हैं, ये हाथ डाल के, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। हालांकि मुझे दिख रहा है किसी चीज़ के थ्रू इस पानी को निकाल रहे हैं, तो वो सबसे सही तरीका है। खुले कुओं का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? घड़े से पानी निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर और स्कूल में पीने के पानी का संग्रह किस तरह करना चाहिए? पानी का संग्रह हमें इसी तरीके से करना चाहिए कि पानी स्वच्छ रहे बस। अगर घड़े में है तो वो ढका हुआ हो। कुएं का पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो खुला पानी होता है, पीने योग्य नहीं होता। कपड़े धोने के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। और घर और स्कूल में पानी तो आपको स्वच्छ तरीके से मिलता ही होगा, उसे आप देख सकते हैं वो किस तरीके से मिलता है। पानी को पीने योग्य कैसे बनाएं? ऐसा नहीं होता गंदा पानी है तो उसे पीने योग्य नहीं बना सकते, हम पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए।
पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पानी को उबाल कर ठंडा करके छानना है। पानी को उबालते रहिए, उबालते रहिए, उबालते रहिए जब तक वो आधा ना हो जाए। एक भगोना आपने पानी भर के रखा उबालने के लिए, और जब वो आधा भगोना हो जाए बंद कर दीजिए गैस, पानी को ठंडा हो जाने दीजिए। जो भी गंदगी है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। देख भी सकते हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद रंग में। पानी को छाल के फिर पी लीजिए, वो पानी शुद्ध होगा। इससे सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं जब उसे गर्म कर देते हैं। शहरों और कस्बों में पीने का पानी बड़ी बड़ी पानी की टंकियों पर संग्रह किया जाता है। इस पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर और शुद्ध कर जल की आपूर्ति की जाए, कि ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। कुएं के पानी में लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। जिस तरह वर्षा का जल मिट्टी की परतों से छनकर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह दूषित पानी को छानकर प्रयोग योग्य बना सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका वो उबाल के वाला ही है जो हम घर में यूज कर सकते हैं। बाकी लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी किस मात्रा में डाली जाएंगी ये हम घर में नहीं पता कर सकते। तो ये पार्ट इतना ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इस पार्ट में चलते हैं एक्सरसाइज वर्क पर। सबसे पहले राइट रॉन्ग है इसके, उसे पढ़ लेते हैं। आपने अगर पार्ट ढंग से पढ़ा तो इसके उत्तर आप आसानी से दे देंगे। मोम पानी में घुल जाता है, जी गलत, मोम पानी में नहीं घुलता। जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है, बिल्कुल सही, एक कारण तो ये जरूर है। जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे जल गंदा होता है। खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल सही, कीटनाशकों से भी जल प्रदूषित होता है। तेल पानी में घुल जाता है, गलत। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, बिल्कुल सही। पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल प्रदूषित हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि उससे फिर सारी गंदगी पानी में मिलती जाती है, तो वो जो है पानी खराब हो जाता है। ये प्रश्न उत्तर है, इन्हें हम लास्ट में करेंगे। इसके पहले जो नंबर 3 पर हमें दे रखा है क्रियाकलाप, उसे पढ़ लेते हैं। पानी के एक भरे बर्तन में तालिका में दी गई चीज़ें एक एक करके डालिए और देखिए क्या होता है। ये आपको खुद करके देखना है। देखिए हमने पत्ती डाली तो वो तैर रही है, खाली कटोरी डालेंगे तो वो भी तैरेगी, माचिस की तीली डालेंगे वो आप देखेंगे तैरेगी कि नहीं, साबुन की टिकिया डालेंगे वो डूब जाएगी, भारी होती है पानी से। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल तैरेगी, हल्की होती है पानी से। पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बंद बोतल डूब जाएगी। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तैरेगा। यानी कि जो चीज़ें पानी से हल्की होंगी वो तैरेंगी, और जो पानी से भारी होती हैं वो डूब जाएंगी। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्न उत्तर, उन्हें पढ़ लेते हैं। पार्ट हमने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है, तो इसके उत्तर भी आप आसानी से अच्छी तरीके से दे देंगे। पहला प्रश्न है, विलेय और विलायक से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले यही बताया था हमने, विलेय क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं, तो ये हमारे विलेय पदार्थ हैं। विलायक, विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उसे कहते हैं विलायक। विलयन क्या होता है, द्रव में किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, हमारा विलयन। ये आपको क्लियर हो गया। अगला है, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है। वैसे कारण तो बहुत सारे हैं, पर मैंने मेन 3 कारण लिखे हैं। नदी तालाब में कपड़े धोने से, नदी तालाब में पशुओं को नहलाने से, कारखानों से निकले अपशिष्ट से। मेनली इन चीज़ों से ही हमारा जल प्रदूषित होता है, सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाला। अगला है, प्रदूषित जल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ जल सबसे आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया था। दूषित जल पीने से हमारे शरीर में पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि रोग हो जाते हैं। आगे है अगला प्रश्न, किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती हैं। मैंने वही 2 चीज़ें लिख दी हैं, चीनी और नमक। इसके अलावा कोई आपको पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है। लोहे की कील पानी से भारी होती है, अतः कील पानी में डूब जाती है। यानी जो चीज़ें पानी से हल्की होंगी वो तैरेंगी, और जो चीज़ें भारी होंगी वो डूब जाएंगी। अगला है, प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए। तो 2 बीमारियां मैंने लिखी हैं, आपकी किताब में वैसे 4 दे रखी हैं। पेचिस लिखी है, पेचिस के लक्षण क्या है, पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होना। दूसरा टाइफाइड लिखा है, जिसमें तेज बुखार आता है, भूख नहीं लगती और सिर में दर्द होता है, मतलब एक तरह का बुखार ही है। अगला प्रश्न है, पीने का पानी स्वच्छ हो इसके लिए आप क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले पानी को उबालकर उसके रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। कुएं के पानी में लाल दवा मिलाकर पीने योग्य बना सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है इसमें, कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें पानी को ढक कर रख सकते हैं। पानी को, इसे मैं लिख देता हूँ नीचे, पानी को सदैव ढक कर रखें। अगर ढक कर रखेंगे तो वो गंदा नहीं होगा, गंदा है तो फिर उसे उबाल कर या लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर साफ कर सकते हैं। तो ये पार्ट यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
कोई डाउट हो तो मैं कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी ही आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। आज की वीडियो खत्म होती है, फिर देखने के लिए धन्यवाद।